हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्राइम केमिस्ट्री में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेजोनेंस की। यूपी पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता में इसके क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हम आज देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एनी रेजोनेंस हाइब्रिड इज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखिए, जैसे सपोज करो एक बेंजीन है हमारे पास। बेंजीन हम ऐसे बनाते हैं ना, तो बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए हमें इसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाकर देखने पड़ेंगे। अलग अलग स्ट्रक्चर मतलब ये जो पाई बॉन्ड्स हैं इनका डीलोकेलाइजेशन ऐसे होता है। सपोज करो इधर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पर माइनस, ये यहाँ पर पॉजिटिव, तो ऐसे हम इसे बना सकते हैं। ऐसे हम इसे बना सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और ये बना। अब ये ऐसे भी यहाँ पर मूव होता रहता है। सारे बॉन्ड्स जो है ये लगातार मूव होते रहते हैं। तो ये ऐसे भी बन सकता है। ये ऐसे यहाँ पर माइनस आएगा और ये माइनस प्लस चार बॉन्ड बना लेंगे, तो ऐसे भी। तो ऐसे भी यहाँ पर बॉन्ड बनते रहते हैं। तो क्या होता है, ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बन सकती हैं इसकी, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता हो जाता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक। तो होता है ऐसा कि इसका नाम होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनती हैं इनका नाम होता है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये जितनी भी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी किसी भी कंपाउंड की, उसकी रेजोनेटिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब जितनी रेजोनेटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब कहने की बात यह है कि जो रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी है, रेजोनेटिंग ऊर्जा है, एनर्जी है, वो सभी एक दूसरे से रिलेट करती है। मतलब एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है रेजोनेंस की, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ए रिलेटिव वैल्यू, हाँ जी, एक रिलेटिव वैल्यू है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई है। कौन सी गलत है कौन सी सही है वो आपको बताना है। मतलब इनमें से एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट गलत हो सकती है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही हो सकती है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। पहला जो ऑप्शन है उसमें पूछा गया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम बेंजीन की ही बात करें, इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी उसमें क्या होगा, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होगा। मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्तारीकरण ही तो होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, ठीक, आपस में, ठीक। अगर इसे हम ऐसे ब्रेक कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ पर, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया और यहाँ पर नेगेटिव। तो इनमें क्या होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डीलोकेलाइजेशन होता है। तो बी की बात करें, ऑल एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस लाई इन द सेम प्लेन। तो बिल्कुल सही बात है, जितने भी सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कार्बन एटम या कोई भी एटम अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो एक प्लेन में होना चाहिए, जब भी रेजोनेंस हो सकता है। अगर वो आउट ऑफ प्लेन हो गया तो रेजोनेंस खराब हो जाएगा। मतलब डीलोकेलाइजेशन होने का ही नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, जब वो एक ही प्लेन में होगा जब ही जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही है। सी की बात करें, रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल दैन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। उसने कहा कि जो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये सभी मिलाकर इससे कम स्टेबल है। मतलब ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है ये ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक, इनके कंपेरिजन में, ठीक। इसने कहा है कि कम होती है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका 1 और 2 बिल्कुल सही है और 3 बिल्कुल गलत हो चुका है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात की गई है। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। पहला, वो साइक्लिक हो, पूरी जो सिस्टम है वो साइकिल में होने चाहिए, साइक्लिक हो। दूसरा, वो प्लेनर हो,
मतलब जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं डीलोकलाइजेशन में वो एटम सभी प्लेनरिटी में होने चाहिए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होने चाहिए, ठीक है, sp2 या sp में, क्योंकि ये दो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन है जिनमें जो स्ट्रक्चर होती है, ज्योमेट्री होती है, वो प्लेनर होती है। तीसरा, वो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब वही रेजोनेंस होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वही बात है, रेजोनेंस होने चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कह लो या कॉन्जुगेशन कह लो, वही बात है। और एक इम्पोर्टेंट है कि वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। तो अगर ये चारों के चारों स्टेटमेंट या चारों के चारों करैक्टर उसके एक कंपाउंड में है तो वो एरोमेटिक माना जाता है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन इन्होंने दिया गया है, इनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो बात सही है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेंजीन में होते हैं 6 पाई, ये एरोमेटिक होता है, लेकिन हमेशा ये नहीं होंगे, एन की वैल्यू चेंज होने से पाई इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो बढ़ता घटता रहता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, दे आर साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग सर्कुलरली delocalized 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इज एन इंटीजर, तो बिल्कुल सही बात है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, वो एरोमेटिक होगा, तो 2 इसका सही हो गया। दे अंडरगो मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो अगर हम ये देखिए, सपोज करो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसे अटैक करना है, रिएक्शन देनी है, तो ये सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा। तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत इसे है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऐसे होता है, ऐसे, ये माइनस चार्ज यहाँ पर। तो मेनली एक बात है, इस पर बाद में रिएक्शन होगी, सबसे पहले इस पर रिएक्शन होगी। तो मेनली अगर बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, ठीक। फोर्थ, दे कंटेन हाई रेजोनेंस एनर्जी, इनके पास हाई रेजोनेंस एनर्जी होती है, जो एरोमेटिक होते हैं ना उनके पास हाई रेजोनेंसिंग एनर्जी होती है। तो अगर बात करें इसका ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, 1 2 3 4 बिल्कुल इसके स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 3 4 बी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड, फिर एरोमेटिक कंपाउंड की बात आ गई। उसने पूछा है कि 4 आपके पास स्टेटमेंट हैं, उनमें से एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसके लिए सही कौन कौन सा है। तो पहला है दे आर प्लेनर, तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि एरोमेटिसिटी में प्लेनर होना चाहिए जिसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दे आर एनुलिन हैविंग 4n+2 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इलेक्ट्रॉन, तो उसने कहा कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, उसने ये नहीं कहा कि पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं या हो। तो क्या हुआ कि हमेशा जो एनुलिन होती है, एनुलिन ये होती है एनुलिन, 8 एनुलिन अगर हम बनाएं तो ऐसी होती है, ये होती है। इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 4, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर बात करें इसकी, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन एनुलिन की बात इसने गलत कर दी, क्योंकि एनुलिन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 एनुलिन्स की बात करें तो उसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जबकि एन की वैल्यू हम कुछ भी रख दें यहाँ पर, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं आ सकते। अगर एन की वैल्यू हम 0 रख दें, 4 × 0 + 2 = कितना आ गया 2, n × 1 + 2 1 रख दें तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, और n की वैल्यू हम 2 रख दें तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 8 तो आ ही नहीं रहा गई ना, तो 8 जिसमें होता है वो एरोमेटिक नहीं होता। इसका मतलब हम एक बात कह सकते हैं कि जिस कंपाउंड में ओड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, वो क्या होगा एरोमेटिक होगा, और जिसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे वो एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये इसका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक। तो तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हुए है इसकी, दे सस्टेन रिंग करंट। तो देखिए जैसे बेंजीन है, बेंजीन है, इसमें क्या है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है,
या कहें तो कॉन्जुगेशन हो रहा है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से इसमें एक करंट बन जाता है, मतलब सस्टेन करंट कहते हैं, इस रिंग का सस्टेन करंट होता है इससे इन पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। तो बिल्कुल सही है, इनके कारण इसमें एक करंट जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट, दे कंटेन रिंग सर्कुलेटिंग डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैविंग 2n+4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि हकल रूल तो ये तो नहीं होता, हकल रूल तो ये होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये सही होगा। तो ये भी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और अगर बात करें 2 तो इसका बिल्कुल सही है। और अगर इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 1 और 2 केवल एक में दिया गया है, नहीं 1 और 2 नहीं, 1 और 3 2 तो एनुलिन वाला हो गया ना, 1 और 3 मतलब प्लेनर होगा और सस्टेन रिंग करंट होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात की गई है कि बताइए ये जो 3 आपके पास सिस्टम है और नाइट्रोजन उनके पास है। अब नाइट्रोजन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन के पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एक ये दिया गया है आपको, एक ये दिया गया है और एक दिया गया है ये। अब देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर इस पर डेंसिटी होगी, कम होगी। अब ये देखिए इसके पास ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, मतलब ये दो तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास तो है ही नहीं कतई भी इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। अब ये देखिए ये जो इसके पास लोन पेयर है ये तो कहीं भी नहीं जा रहा, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी के पास रहेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसी के पास होगी। अब अगर इसे ए कहें, इसे बी कहें और इसे सी कहें, तो बी के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर ए के पास और सी के पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाता है, ये वाला, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अरेंज द गिवन फिनोल देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये जो कंपाउंड्स हैं लगाने हैं। तो पहला है आपके पास फिनॉल, दूसरा है आपके पास ये पैरा पोजीशन पर फ्लोरीन लगा दिया गया है, तीसरा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा आपके पास यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया गया है, चौथा आपके पास यहाँ पर आयोडीन लगा दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसिडिटी क्या होगी, इनकी एसिडिटी कैसे होगी। तो ये जो H+ है यहाँ पर ऐसे होता है, तो H+ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर H+ के रूप में निकल जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर कोई बेस आए तो सबसे पहले इस H को H+ के रूप में बाहर लेता जाएगा, ठीक। तो H+ निकलने के कारण ही इसकी एसिडिटी को देखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर -4 आ गया, ऐसे ही इसमें निकल जाएगा, ऐसे ही इसमें निकल जाएगा, सभी में H+ निकल जाएगा, ठीक है, H+ निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा -4। अब जितना -4 या कोई एनायन स्टेबल होता है H+ उतनी जल्दी वहाँ से निकलता है, मतलब एसिड उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक। तो अब देखें कि ये जो एनायन है ये यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा है, एनायन यहाँ पर भी डीलोकलाइज हो रहा है, एनायन यहाँ पर भी डीलोकलाइज हो रहा है, एनायन यहाँ पर भी डीलोकलाइज हो रहा है। अब डीलोकलाइजेशन से क्या हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी मिल रही है इसे। अब ये बात तो सब में कॉमन हो गई ना। अब देखेंगे कि यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर आयोडीन है, अब और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इसे हम सोल्व करेंगे। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन। अब ऐसे है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और सबसे नीचे हाइड्रोजन आ गया। अब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस माइनस चार्ज को और भी स्टेबल कर रहा है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, मतलब एसिड सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन कर रहा है एसिड इससे कम,
और ये कम, और ये तो सबसे ही कम हो गया क्योंकि हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसे स्टेबल और ज़्यादा क्या करेगा, इनसे ज़्यादा तो यही कर रहा है। तो अगर हम एसिडिटी की बात करें तो ए, बी, सी और डी में, तो बी क्या है, सबसे ज़्यादा एसिड है, सी क्या है, उससे कम, और डी उससे कम, और ए तो सबसे ही कम एसिड हो गया। ठीक है, तो मेन बात है H+ निकलने के बाद जो एनायन बचता है उसकी स्टेबिलिटी ही बताती है हमें कि वो कितना ज़्यादा एसिड होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द लीस्ट रिएक्टिव क्लोरीन एटम। 4 आपके पास ऑप्शन है, उसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा क्लोरीन सबसे कम रिएक्टिव होगा। मतलब क्लोरीन का रिएक्टिव होने का मेन बात है कि कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो सबसे पहले कहाँ होगा, सबसे बाद में कहाँ होगा। जहाँ पर सबसे बाद में ब्रेक हो रहा होगा इसका मतलब वो जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, अगर बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, अगर बॉन्ड डबल बॉन्ड हो कम, और सिंगल बॉन्ड सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में हमें करना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए C6H5 CH2Cl, बी C6H5 Cl, सी CH3Cl, डी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अब क्लोरीन निकलना है यहाँ पर, जितनी जल्दी निकलेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। जितने कम और जितने आसानी से नहीं निकलेगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा उसका बॉन्ड। ठीक, तो उतना ही कम वो रिएक्टिव भी होगा। ठीक, तो अगर इसे हम वैसे बनाएं, इसकी टोटल स्ट्रक्चर बनाएं, खोल कर लिखें, तो ये हो गया CH2Cl। अगर इसे लिखें CH2 और ये क्या है यहाँ पर Cl। अब क्लोरीन के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, यहाँ भी लोन पेयर होता है। अब क्लोरीन यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके जो लोन पेयर है वो यहाँ पर जा रहे हैं, डीलोकलाइजेशन हो रहा है उनका, मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड था, ये पार्शली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया और ये Cl आ गया, ये पार्शली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा होता है कि जो पहले सिग्मा बॉन्ड, इनमें सब में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अब क्लोरीन के साथ डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसमें क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड तो आ रहा है ना। पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण ये इसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है मतलब सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाता है, इसी आधार पर देखना था ये। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द नेफ्थलीन इज लेस एरोमेटिक देन बेंजीन। उसने कहा है कि जो नेफ्थलीन होती है वो बेंजीन से कम एरोमेटिक होती है, क्यों। तो ऑप्शन नंबर ए नेफ्थलीन हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के हिसाब से, अगर पाई बॉन्ड के बारे में हम देखें, और ये क्या है, बेंजीन, और ये क्या है, नेफ्थलीन। तो पाई बॉन्ड तो हाँ हम जानते हैं कि नेफ्थलीन में ज़्यादा पाई बॉन्ड होते हैं। अब ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे मतलब डीलोकेशन ज़्यादा होगा, और डीलोकेशन ज़्यादा होगा तो ये स्टेबल ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो होता है ना सिस्टम, जिसमें इवन नंबर ऑफ साइकिल होते हैं, जिसमें इवन नंबर ऑफ साइकिल होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, दैट कंपेरिजन टू ऑड नंबर ऑफ साइकिल। ठीक, तो इन्हें क्या कहते हैं, जिनमें इवन नंबर ऑफ साइकिल होते हैं उन्हें कहते हैं अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। तो ये एक अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें इवन नंबर ऑफ साइकिल होते हैं, और ये होता है बेंजीन। इसमें क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नहीं पाई बॉन्ड नहीं, ऑड नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी के लिए, तो जिनमें ऑड नंबर ऑफ साइकिल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, दैट कंपेरिजन टू अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, मतलब इवन नंबर ऑफ साइकिल वाले कंपाउंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी अगर देखें, पहला तो हो गया पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बी ऑप्शन
नेफ्थलीन हैज़ हायर रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की ज़्यादा होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि नेफ्थलीन इज अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, ये अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन है, इसी कारण ये इससे कम एरोमेटिक होगा, मतलब इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी कम होगी, सब कुछ कम होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी सही हो जाता है। इस पर हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी, मैंने देखा है पिछले साल के क्वेश्चन उठाकर देखे हैं, अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन पर हर बार क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, ये अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन होने की वजह से बेंजीन से कम स्टेबल होगा, ठीक, या एरोमेटिक होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू, एक फिनोल दिया गया है आपको और आपसे पूछा गया है कि ये एसिड क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है कि ये एसिड है। अब हम जानते हैं कि एसिड क्या होता है, H+ जो दे दे वो एसिड होता है, और H+ जाने के बाद अगर वहाँ पर एनायन बच रहा है और वो स्टेबल हो गया तो क्या होगा, वो भी एसिड माना जाता है, अच्छा एसिड। तो ये है आपके पास फिनोल। अब फिनोल में ये ऐसे बॉन्ड होता है, अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम, इधर माइनस और ये प्लस। अब ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया और ये हटा दिया, H+ निकल जाता है, जिसे कोई भी अगर बेस है या कोई बेस आया तो इसे अट्रैक्ट करके अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर क्या बचेगा, एक एनायन बच जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर ये स्टेबल हो रहा है, ऐसे ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसी कारण तो ये स्टेबल है और इसी कारण ये एसिड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बेंजीन रिंग के कारण, तो बेंजीन रिंग के कारण हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है। हाइड्रोक्सिल समूह OH इसके कारण होता है, तो हो सकता है। ऑप्शन सी हाइड्रोजन अबंधन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इधर भी एक OH आ जाए तो ये इसका H+ अपने साथ रिएक्ट करता है और इसे बांध कर रखता है, अपने साथ इंटरेक्ट करके इसे बांध कर रखता है। इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, जो एसिडिटी वो तो घट जाती है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द एनायन, तो मेन बात है अगर हम इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है एनायन। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द एनायन, तो रेजोनेंस से क्या हो रहा है, ये एनायन स्टेबल हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें, तो उसमें हम लेकर आएंगे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सारे, और तब तक के लिए बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।